Intro music fades in and then fades to background. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। आज है 30 जनवरी 2026 और हम आज के करंट अफेयर्स की दुनिया में एक बहुत ही गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हर खबर के पीछे की वजह, उसका मतलब और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये सब कुछ समझेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, बस एक छोटी सी बात। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़ाना ऐसे ही डीप डाइव क्लासेस मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस पूरी क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे आज की बड़ी सुर्खियां, फिर बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस और सम्मानों की। उसके बाद हम राज्यों से जुड़ी खास खबरों का विश्लेषण करेंगे। फिर देखेंगे कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, और इन सब के बाद एक फटाफट रिवीजन करेंगे और आखिर में होगा आपके लिए आज का सवाल। चलिए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। इससे हमें आज की बड़ी घटनाओं का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। हेडलाइंस के बाद अब आते हैं हमारे पहले डीप डाइव टॉपिक पर, महत्वपूर्ण दिवस और सम्मान। और इस सेक्शन की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही जरूरी सवाल से। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आपको पता है कि भारतीय समाचार पत्र दिवस यानी कि इंडियन न्यूज़पेपर डे कब मनाया जाता है? ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि भारत में प्रेस की आज़ादी और उसके ऐतिहासिक सफर का एक प्रतीक है। जी हाँ, इसका सही जवाब है 29 जनवरी। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1780 में भारत का पहला लिखित अखबार 21 बंगाल गैजेट पब्लिश हुआ था। ये दिन हमें उस नींव की याद दिलाता है जिस पर आज हमारी पूरी भारतीय पत्रकारिता की शानदार इमारत खड़ी है। अब देखिए, इस तारीख को याद रखने में आपकी मदद के लिए हम एक मेमोरी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे प्रेस से जुड़े 2 और ज़रूरी दिनों से जोड़कर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है 3 मई को और राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। इन तीनों को एक साथ याद रखने से एग्जाम में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जब जनवरी की बात चली रही है, तो चलिए इस महीने के कुछ और खास दिनों को भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 4 जनवरी को होता है विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, जो विदेशों में बसे भारतीयों के योगदान को सलाम करता है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को हम अपनी सेना को सम्मान देते हैं, भारतीय सेना दिवस। और फिर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। तो महत्वपूर्ण दिनों को समझने के बाद अब चलिए अपना फोकस शिफ्ट करते हैं राज्यों से आ रही बड़ी खबरों की तरफ। देखते हैं वहाँ क्या कुछ खास हो रहा है। हमारा पहला सवाल जुड़ा है डिजिटल इंडिया से। वो कौन सा राज्य है जो डिजिटल जनगणना 2027 के तहत पूरी तरह से डिजिटल डेटा एंट्री करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये गवर्नेंस के मॉडर्नाइजेशन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और इसका सही जवाब है गुजरात। चलिए गुजरात के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है और हाँ, एशियाई शेरों का एकमात्र घर गिर नेशनल पार्क भी तो यही है। अब जरा गुजरात से जुड़ी कुछ ताज़ा और ज़रूरी खबरों को समझते हैं। देखिए, मोढेरा को भारत का पहला ग्रीन टाउन घोषित किया गया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारे देश के बढ़ते कदमों का सबूत है। यहाँ की कच्ची खरेक खजूर को हाल ही में GI टैग मिला है। अब ये GI टैग क्या है? इसका मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो किसी प्रोडक्ट को उसके खास इलाके और क्वालिटी की वजह से दिया जाता है। और एक बहुत बड़ी खबर ये भी है कि गुजरात 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करने वाला है। चलिए अब एक और राज्य पर फोकस करते हैं जिसने हाल ही में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला? और इस साल का ये खिताब गया है महाराष्ट्र के नाम। उनकी जो झांकी थी उसका विषय था गणेश उत्सव, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। ये थीम बहुत खास है क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र की संस्कृति को ही नहीं दिखाता, बल्कि लोकमान्य तिलक के शुरू किए इस उत्सव को आत्मनिर्भर भारत के आज के विजन से भी जोड़ता है। अगर हम आर्थिक नजरिए से देखें तो महाराष्ट्र एक पावर हाउस है। ये प्याज और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक तो है ही, साथ ही इसने नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में टॉप किया है। ये दिखाता है कि व्यापार के लिए यहाँ कितना मजबूत माहौल है।
और पर्यावरण के क्षेत्र में भी यहाँ के 5 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, जो साफ सफाई और सुरक्षा के सबसे ऊंचे मानकों का सिंबल है। अब हमारे राज्यों के दौरे का अगला पड़ाव हमें एक बहुत ही ज़रूरी पॉलिसी चेंज की तरफ ले जाता है। किस राज्य ने गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए एक कानूनी बोर्ड बनाने की घोषणा की है? गिग वर्कर्स यानी वो लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए काम करते हैं। ये कदम उन लाखों लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। और ये प्रोग्रेसिव कदम उठाने वाला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली है, वो कॉफ़ी, मक्का और नारियल का भी टॉप प्रोड्यूसर है। और एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा जंगली हाथी कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। कर्नाटक से जुड़ी कुछ और हालिया सुर्खियों पर नजर डालते हैं। देखिए, सामाजिक पहलों में ये सभी सेक्टर्स में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। सेफ्टी के मामले में मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। और पर्यावरण की बात करें तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलने जा रहा है, जो सस्टेनेबिलिटी का एक शानदार उदाहरण है। राज्यों की खबरों के इस डीप एनालिसिस के बाद अब वक्त है अपने नजरिए को और बड़ा करने का और देखने का कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या बड़ी घटनाएं हो रही हैं। पहली बड़ी खबर, भारत और कनाडा ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 के दौरान एनर्जी कॉर्पोरेशन पर एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया है। अब देखिए, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप की दिशा में एक बहुत ज़रूरी कदम है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक जबरदस्त खबर है। माइक्रोसॉफ्ट ने माया 200 लॉन्च किया है। ये है क्या? ये एक कस्टम बिल्ट एआई इन्फ्रेंस एक्सेलरेटर चिप है। इसको ऐसे समझिए कि ये एआई के लिए एक खास सुपर फास्ट इंजन है, जो उसे नॉर्मल कंप्यूटर चिप्स के मुकाबले कई ज़्यादा तेज़ी से सोचने और सीखने में मदद करता है। आत्मनिर्भरता की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब एक इंटरनेशनल खबर पर नजर डालते हैं। दक्षिण कोरिया की पूर्व फर्स्ट लेडी किम क्योन को 20 महीने की सजा सुनाई गई है। ये खबर हमें कोरियन पेनिनसुला के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी ज्योग्राफिकल फैक्ट याद करने का मौका देती है। वो लाइन जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को बांटती है, उसे 38वीं समानांतर या 38th पैरेलल कहा जाता है। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, अभी क्विक रैपिड फायर रिवीजन के साथ आज की सारी ज़रूरी बातों को दोहरा लेते हैं। इससे ये पक्का हो जाएगा कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ गए हैं। तैयार हैं आप सब? पहला पॉइंट, भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आर्यन वासनी। दूसरा पॉइंट, भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल कर लिया है। तीसरा पॉइंट, विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। और चौथा पॉइंट, मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। रिवीजन के बाद अब बारी है आज की क्लास के आखिरी पड़ाव की, एक ऐसा सवाल जो आपके ज्ञान को परखेगा। आजकल दुनिया भर की सरकारें सोशल मीडिया के असर से खासकर युवाओं पर जूझ रही हैं। इसी से जुड़ा है आपका आज का सवाल। हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला एक बिल पास किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी फ्रांस, सी यूके या डी कनाडा। सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। Outro music begins to fade in.